जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस स्पेशल वीडियो में। और ये स्पेशल वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के सभी बच्चों के लिए, फिर चाहे आप ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स या फिर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो, क्योंकि एक मेजर एंड मेन सब्जेक्ट इंग्लिश सभी बच्चों के पास में होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 फरवरी 2023 को इंग्लिश का आपका बोर्ड का पेपर होने वाला है, बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। तो आपके इंग्लिश के बोर्ड की प्रिपरेशन को और बेहतरीन बनाते हुए इस वीडियो में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, हर एक क्वेश्चन आंसर आपको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। आपने करना क्या है बच्चों, वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना अगर आपने तैयारी अपनी अच्छे से करनी है तो, ठीक है। और इससे पहले भी एक सैंपल पेपर मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, इवन दूसरा भी करवाया हुआ है, लेकिन वो पार्ट 1 था, ये हमारा दूसरे सैंपल पेपर का पार्ट नंबर 2 है। और ऐसे ही अभी 2-4 सैंपल आपके लिए हम और भी लेके आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस स्पेशल वीडियो को। ओके, तो बच्चों जैसा कि आप हिंदी का पेपर देके आ चुके हैं तो आपको पता चले गया होगा कि फ्रंट पेज आपका इस तरीके का होता है। सेट 1 2 3 4 यहाँ पे सीरीज होती है, कोड नंबर होता है, यहाँ पे रोल नंबर होता है, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट राइट द कोड ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक। आपने देखा होगा कैसे लिखना होता है, ठीक है। नोट्स होते हैं जिसमें आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन पेपर में कितने प्रिंटेड पेजेस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 13 होने वाले हैं, ठीक है। और 10:30 बजे आपका एग्जाम होता है, तो 10-15 पे आपको पेपर मिल जाता है। ये कुछ बातें हैं। पेपर जो है वो आपका 3 घंटे का आएगा, मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 80 पेपर का, ठीक है। और पेपर जो है बच्चों वे बेसिकली 3 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। एक रहेगा रीडिंग वाला, फिर एक राइटिंग का और एक लिटरेचर का। तो इससे पहले की जो वीडियो थी बच्चों पार्ट 1 की, उसमें आपको रीडिंग और राइटिंग में ऑलरेडी समझा चुका हूं। पार्ट 1 नहीं देखा है आपने तो आई बटन में यहाँ पे लिंक दूंगा, आप यहाँ से देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिटरेचर, जो क्वेश्चन आंसर वाली पार्ट होती है उसके बारे में। तो आइए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो हम बढ़ते हैं, पहले आप देख लीजिए सेक्शन नंबर ए है आपका रीडिंग स्किल्स वाला, जो कि इस तरीके से दिया हुआ है। फिर हमारा सेक्शन नंबर बी आया था, आपको दिखाते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल तरीके का। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कुछ नोटिस वगैरह है ये, ठीक है। एक नॉर्मल नोटिस था और एक लोस्ट एंड फाउंड वाला नोटिस था, जरूर देखिएगा, याद आएगा जरूर, ठीक है। अब बारी आती है हमारे अगले क्वेश्चन की, जो मतलब सेक्शन है हमारा, जिसका नाम है सेक्शन नंबर सी, यानी कि लिटरेचर वाला पार्ट, जिसके लिए ये स्पेशल वीडियो बनाई गई है। क्या है, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ टू एक्सट्रैक्ट्स गिवन। 6 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। ए और बी दिया होगा, 7.A 7.B। ए और बी में से कोई हमें एक अटेम्प्ट करना है, तो हम पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर अटेम्प्ट करेंगे। लिखा हुआ है 7.A में, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, आई वांट नॉट विद डेथ। इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग एंड for once could do nothing। एक तरीके से मुझे जो चाहिए वो मुझे भ्रमित नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुल निष्क्रियता के साथ में, यानी कि बिना किसी कार्य के साथ में। जीवन वो है जो इसके बारे में हमें सोचता है, हमें मुझे मौत से कोई डर वगैरह कुछ नहीं लगता। ये कुछ चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे है, मेनली जो बात आती है वो हमारे क्वेश्चन आंसर की आती है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय इनएक्टिविटी, यानी कि कार्य ना करने से, यानी कि निष्क्रियता से कवि का क्या तात्पर्य, क्या कहना चाहता है कवि यहाँ पे। कवि कहता है द पोएट सजेस्ट calm पीसफुल मूवमेंट, इंट्रोस्पेक्शन, इट शुड बी टोटली केयरफुली। यानी कि पोएट यहाँ पे ये कहता है, जब हम कोई कार्य नहीं कर रहे होते तो हम अपना आत्म निरीक्षण कर रहे होते हैं, हम शांत होते हैं, ठीक है। शांतिपूर्ण क्षण हमें ये सुझाव देता है कि हम अपने आप को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये चीज यहाँ पे कही गई है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज इनएक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम डेथ, यानी कि एक होता है मरना, ठीक है, और एक होता है कुछ ना करना। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है। द डिफरेंस इज हेयर द पोएट डिस्क्राइब इनएक्टिविटी एज ए मूवमेंट ऑफ पीस, यानी कि किसी क्षण में कुछ समय के लिए शांत होना निष्क्रियता यानी कि इनएक्टिविटी होता है। बट इंट्रोस्पेक्शन वेयर एज डेथ इज द एंड ऑफ द लाइफ, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन ये कहता है जो डेथ है वो एक तरीके से लाइफ का एंडिंग होता है, लेकिन जो इनएक्टिविटी है वो लाइफ के एक पार्ट का रुक जाना होता है एक तरीके, ठीक है। थोड़े पार्ट के लिए पीस हो जाना हो जाता है, इसको बोलते हैं इनएक्टिविटी डिफरेंट फ्रॉम द डेथ। ओके, द एमसीक्यू क्वेश्चन इज हियर कि व्हाई डज द पोएट आस्क पीपल नॉट टू स्पीक, बिकॉज, यानी कि पोएट पीपल से, लोगों से ये आग्रह क्यों करता है कि वो ना बोले, ठीक है। वो इसलिए क्यों बोलता है कि वो ना बोले, बिकॉज ऑफ दैट इट क्रिएट्स बैरियर्स और ऑब्स्टेकल्स इन द फॉर्म ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग्स द पीपल, यानी कि अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो ये हमारे बीच में दीवार खड़ी कर देता है,
हमारे बीच में विश्वास को कम कर देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कर देता है। ठीक है, इसलिए हमें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। What is the rhyming scheme used in the poem? तो यहाँ पे कौन सी राइमिंग स्पीक जो है स्कीम जो है इस पोएम में यूज की गई है चौथे पार्ट में, वो कौन सी है भाई? वो यहाँ पे दर्शाती है बच्चों, मतलब तुक क्या उपयोग है? तो तुक है रिवर्स। क्या है? रिवर्स। रिवर्स का मतलब होता है कि छंद है, यहाँ पे छंदों का उपयोग किया गया। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएम कीपिंग क्वाइट टीच अस? ये जो शांत रहो जो पोएम है ये हमें क्या दर्शाती है? इट इज टीच अस टू बी पीसफुल। शांत रहना चाहिए, थॉटफुल यानी कि हमें सोचने वाला बनना चाहिए, एंड हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड। हमें अपने आसपास के लोगों के लिए एक भाईचारे की भावना अपने अंदर रखनी चाहिए। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ विल साइलेंस बेनिफिट द मैन एंड नेचर मैन विल? यानी कि जो साइलेंस है, जो शांति है, वो आदमी को किस तरीके से हेल्प करती है, बेनिफिट करती है? दैट इज स्टॉप हर्टिंग नेचर एंड बोथ विल बी हील देमसेल्फ। यानी कि वो हमें दुखी होने से बचाता है और प्रकृति और आदमी दोनों एक साथ मिलकर मतलब सांस भरते हैं। ये चीजें यहाँ पे कुछ कुछ। ठीक है। तो मेनली आपका ये 7 पॉइंट नंबर ए। आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अपने सेकंड वाले पार्ट की। शायद मुझे पीटी थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए ताकि आपको समझा। हाँ, अब देखिए, अथवा में आप कोई एक कर सकते हैं। लिखा हुआ है 7 पॉइंट बी एक्सट्रैक्ट। No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. It can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain. And the next day, as I come back into the sale, the wonder how I should like you come to me, and after to put me gently out of my pain. रोड साइड स्टैंड, यानी कि रोड साइड स्टैंड से यह पोयम जो है आपकी वो ली गई है। मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया है। बेसिकली यहाँ पे जो बातें कही गई है वो कुछ इस तरीके से है कि देश के बारे में वापस आती है, कुछ कुछ इस तरीके से यहाँ पे है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ना, आप समझ जाना। हमारे सामने क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज हियर कि हु इज रेफर्ड टू अ बीस्ट ऑफ प्रे एंड व्हाई? यानी कि यहाँ पे शिकारी जानवर किसे कहा गया और क्यों कहा गया? तो पॉलिटिशियन सिटिंग इन द पावर अपोजिशन एंड दे डू नॉट केयर अबाउट द कंडीशन ऑफ द रूरल पुअर। यानी कि जो सत्ता लोग, जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, सत्ता में विपक्ष में जो राजनेता बैठे हुए हैं, इन लोगों को बस अपनी जेब भरने से मतलब है। दे डज नॉट केयर अबाउट पुअर पीपल्स, यानी कि वो गरीब लोगों की हालत को नहीं समझते। चुनाव होता है तो हम तो आपको रोजगार देंगे, आप हमारे माई बाप को ऐसा कुछ बोलते हैं, लेकिन जैसे ही खत्म हुआ है, कौन हो भाई? अच्छा वोट दिया था क्या? अच्छा चीज, चलो ठीक है, उधर बात करो जाके, ऐसा कुछ है ना। What was the play of the folk who had put up the roadside stand? यानी कि ये जो क्वेश्चन में ये बताता है कि सड़क के किनारे जो खड़े लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या वो बोलते हैं, क्या दलील है उनकी? That it is that the rural folks played pathetically for same customer to stop by some of their goods। यानी कि ये है कि ग्रामीण लोग जो हैं वो कुछ ग्राहकों से उनके पास रुकने, उनका कुछ सामान खरीदने के लिए दयनीय रूप से अनुरोध करते हैं कि वो उनके कुछ सामान को खरीदे, वहां पे रुके, ताकि उनको उनकी कुछ कमाई हो जाए। ऐसा लेखक यहाँ पे, यानी कि जो पोएटर है वो यहाँ पे कह रहा है। द कंट्री मनी कॉन्स्टिट्यूशनली हियर रेफर्स टू, यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कंट्री मनी है ये क्या प्रासंगिक रूप यहाँ पे प्रदर्शित करता है? तो प्रासंगिक रूप क्या दर्शाता है? वो ये दर्शाता है द मज इनकम अर्न बाय द कंट्री साइड पीपल। तो कंट्री मनी क्या दर्शाता है? ये जो कंट्री मनी है ये कंट्री साइड पीपल्स जो हमारे उनके द्वारा ली जा रही है। यानी कि कंट्री मनी प्रासंगिक रूप से क्या संदर्भित करती है? वो संदर्भित करती है कि ग्रामीण लोगों के द्वारा जो पैसा अर्जित किया जा रहा है वो बहुत ही कम है। दैट इज अबाउट कंट्री मनी। ठीक। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, pick the option that mentions elements justifying monetary aspects as the requisite lift of spirit। क्या मतलब है सर इसका? मतलब इसका ये है कि आपको उस विकल्प को चयन करना है जो अभी वर्तमान समय में हमारी आत्मा के लिए अपेक्षित वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, तो अगर हमें अपने आप की आत्मा की वृद्धि करनी है तो उसके लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारे अंदर सेल्फ स्टीम होना चाहिए, हमारे अंदर फ्लेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं, फ्लेम, हाँ फ्लेम होना चाहिए। यानी कि हमारे अंदर यश, ताकत और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस,
कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, स्वाभिमान होना चाहिए, तभी तो हम अपना विकास कर पाएंगे। मतलब क्या सर जी? मतलब यहाँ पे जो है वो सी वाला राइट हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा। दैट्स ऑल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, what do the urban rich feel about S and N signs that have been painted wrong? यानी कि और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये जो S और N संकेत है ये गलत तरीके से चित्रित किए गए थे, तो इससे जो शहरी अमीर है उसे क्या पता चलता है? तो उसे शहरी अमीर को सिंपैथेटिक यानी कि उसे सिंपैथी, सहानुभूति के तरीके का पता चलता है। The passers-by find the sign articles but the landscape, मतलब कि राहगीरों को साइन अलर्ट्स लगता है लेकिन लैंडस्केप क्या लगता है? लैंडस्केप लगता है उन्हें एस्थेटिक, यानी कि एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य शास्त्र जैसा पूर्ण, इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 के 7 के दोनों पार्ट बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुके होंगे, है ना बच्चों? अगर समझ में आया तो लाइक करो वीडियो को। ठीक है, अगर अभी तक की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप लाइक करोगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, हाँ ये रह देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है वो जो ऑन द फेस ऑफ इट वाला चैप्टर है ना आपका, वहां से लिया गया है। तो मिस्टर लैम कहते हैं, पहले तो आप ये देख लिया, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है, 8.A है। मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, एक सेकंड मैंने एक काम करता हूँ, आपको पूरी पूरी बात बताता चलूंगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। मिस्टर लैम कहते हैं, तो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन, तो फिर आप जो कुछ भी सुनते हैं उस पर विश्वास करते हैं। डैडी, इट वाज कर्ल, यानी कि डैडी थोड़ा सा गुस्से टाइप में था। मिस्टर लैम, मे बी नॉट मीन एज सच, जस्ट समथिंग सैड बिटवीन देम, यानी कि लैम कहते हैं कि शायद ऐसा नहीं है, बस उनके बीच कुछ कहा सुनी हुई है बेसिकली। ठीक है, डैडी, ओनली आई हर्ड इट आई हर्ड, यानी कि डैडी कहते हैं केवल मैंने इसे सुना है और मैंने इसे सुना लिया, मैंने सुन लिया बेसिकली। ठीक है, मिस्टर लैम कहते हैं एंड इज दैट द ओनली थिंग यू नेवर हियर एनीवन से इफ योर लाइफ, तो यहाँ पे कहते हैं कि और क्या आपने अपने जीवन में किसी को केवल यही कहते सुना है? डैडी कहते हैं ओ नो, नहीं नहीं नहीं, आई हैव हियर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें सुनी है। मिस्टर लैम कहते हैं तो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट, यानी कि अब तुम्हें जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। ईयर्स कान होते हैं, अपने कान बंद कर लेने चाहिए। डैडी, योर पेकुलर, डैडी क्या कहता है? डैडी कहता है अजीबोगरीब है यार, यू से पेकुलर थिंग्स, आप अजीबोगरीब बात करते हैं। यू आस्क क्वेश्चन आई डोंट अंडरस्टैंड, आपने जो क्वेश्चन पूछा मुझे तो समझ में ही नहीं आया। मिस्टर कहते हैं आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना अच्छा लगता है। हैव कंपनी, ताकि मुझे कंपनी मिले। यू डोंट हैव आंसर द क्वेश्चन, तुम्हें क्वेश्चन का आंसर करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें कंपनी चाहिए, मुझे कंपनी चाहिए, तो बस मैं तुमसे आंसर कर रहा हूँ। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, दिस गेट्स ओपन, तुम्हें यहाँ रुकने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तुम जब तुम्हारी जब मर्जी हो तुम जा सकते हो। तो यहाँ पे मिस्टर डैरी और लैम का जो वार्तालाप है उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो अब हम एक एक करके उन क्वेश्चन को समझते हैं जो हमसे यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन फर्स्ट इज हियर, व्हाई डैरी अवॉइड द पीपल, डैरी जो है ये पीपल्स को क्यों अवॉइड करता है, क्यों उसे अच्छे नहीं लगते हैं? बिकॉज ऑफ दैट डैरी यूज्ड टू अवॉइड द पीपल बिकम रेस्पल्सिव एंड इंट्रोवर्ट। दो ही वर्ड का आपका आंसर है, रेस्पल्सिव एंड इंट्रोवर्ट। इसका मतलब क्या है? वो एक तरीके से एकांत प्रिय है, ठीक है, और वो अपने ही में ही खोया हुआ बंदा है, इसीलिए उसे किसी से मतलब नहीं है। एक्चुअली his physical deformity took a toll on his mental health. He perceived that everybody has looking at the thinking about him. यानी कि दरअसल ये बात उसकी है कि जो डैरी है उसकी शारीरिक जो विकृति है और जो मानसिक स्वास्थ्य है वो एक तरीके से थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। ठीक है, उसने महसूस किया कि हर कोई उसे देख रहा था, उसके बारे में सोच रहा था, दयनीय स्थिति जैसी लग रही थी, इसीलिए वो लोगों से दूर रहना चाहता था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, हाउ डज मिस्टर लैम इन्फ्लुएंस डैरी? तो 2 नंबर में आ सकता है कि हाउ डज मिस्टर लैम इन्फ्लुएंस डैरी, याद रखिएगा 2 नंबर में ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो लैम टेल्स दैट ही इज ओल्ड एंड हैज ए टिल लेग, लैम कहता है कि मैं बहुत ही बूढ़ा हूं और मेरी एक टांग तो टूटी हुई एक तरीके से। ठीक है, बेसिकली टिन लोहे की है, ठीक है, टिन की है। चिल्ड्रंस टीज हिम कॉलिंग लैम्बी लैम, वो जो बच्चे हैं वो मुझे लैम्बी लैम कह के चिढ़ाते हैं। ठीक है, बट स्टिल दे कम टू हिज गार्डन, लेकिन फिर भी वो मेरे गार्डन में आते हैं। दे आर नॉट अफेयर्ड, वो डरते नहीं है, ऑफ हिम बिकॉज ही इज नॉट अफेयर्ड ऑफ देम, यानी कि जब मैं उनसे नहीं डरता तो वो मुझसे भी नहीं डरते।
he is never bothered about his old age or his thin leg as life has many more things to offer। यानी कि अगर मेरी एक मतलब जो लैम्बो कहता है कि मेरी जो एक टांग है वो चलो टिन की, लेकिन मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि इस दुनिया में इसके अलावा और भी बहुत सारी थिंग्स हैं जिससे हम खुशी को प्राप्त कर सकते हैं, लाइक चिल्ड्रंस, उनके साथ में बातें करके, लोगों से बातें करके। डरना नहीं है, जो विकृति है वो तो होगी, उसे तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो जिंदगी में है कम से कम उसे तो यूज करें। ये बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। द थर्ड क्वेश्चन इज हियर, मिस्टर लैम बिलीव्ड दैट डैरी वांटेड टू टर्न बैक बिकॉज ऑफ ही। यानी कि यहाँ पे जो है एमसीक्यू आ जाता है कि श्रीमान लैम का ये मानना था कि डैरी पीछे मुड़ना चाहता था, यानी कि वो देखना चाहता था। क्यों? बिकॉज ही वॉज अफेयर्ड ऑफ मिस्टर लैम। लैम कहते थे कि डैरी पक्का पीछे मुड़ेगा क्योंकि लैम जो है डैरी है वो लैम से डरता है, बच्चा उस बूढ़े से डरता है। Why did not Mr. Lamb feel hurt by children's comments? यानी कि जो लैम्ब है वो क्यों नहीं डरता है चिल्ड्रंस के कमेंट से? Because of that he thought that it suits him। यानी कि उसे पता है कि वो मुझ पे अच्छा लगता है, इनको अच्छा लगता है, ठीक है, क्या दिक्कत है, मेरी सच्चाई तो बता रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चीजें हैं। वेल इसका आंसर ये भी हो सकता है कि ही वांट टू प्ले इन हिज गार्डन। अगर वो ये चाहता कि वो मेरे गार्डन में खेले तो उसके लिए वो कुछ और भी कर सकता था, ठीक है। लेकिन जब डरता नहीं तो उसका मतलब है कि वो जो बातें कहता है, बच्चे बातें कहते हैं लैम के बारे में, वो उसे सही लगती हैं, बस सिंपल है, ठीक है। ये बातें हैं। तो मिस्टर डैरी और लैम के बारे में ये वाला जो आपका पार्ट था 8.A एक्सट्रैक्ट आप समझ गए। अब बारी आती है 8.B वाली पार्ट, ठीक है। बी वाली पार्ट में क्या है? My Antarctica experience was full of such amphibians, but the best occurred just short of Antarctica circle at 60.555 degrees south. The uh, Sokolsky had managed to wedge herself into a thick, white stretch of ice between the peninsula and Todpol Island, which was preventing us from going much further. The captain decided we were going to turn around and head back north, but before we did, we were all instead to climb down to uh, Gang, uh, Gangplank and walk to the ocean। सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो कवित्री है जर्नी टू एंड द अर्थ की जो चैप्टर की राइटर है वो यहाँ पे ये कहती है राइटर कि मेरा अंटार्कटिका का अनुभव वो बहुत सारे प्रसंगों से भरा हुआ था, लेकिन जिसमें सबसे अच्छा ये था कि तकरीबन 65.55 डिग्री के आसपास में दक्षिण में अंटार्कटिका सर्कल तक घूम पाई। सोलास्की ने प्रायद्वीपीय और टेम्पल द्वीप के बर्फ की मोटी सी एक सफेद सी जो पट्टी थी वहां पे बेसिकली देखने की उसने कामयाबी हासिल की, जो हमें आगे जाने से रोक सकती थी। इसीलिए कप्तान ने फैसला किया था कि हम घूमने तो जा रहे हैं और वापस उत्तर की ओर आएंगे, ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम ये करते हम सभी को गैंग लेक पर चढ़ने और समुद्र पर चलने का निर्देश दिया गया था। यानी कि अंटार्कटिका के अनुभव की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। द मेन पॉइंट इज हियर कि हमें क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्वेश्चन है व्हाट रिलेवेशन what revelation did the author have on her trip to Antarctica? यानी कि लेखिका ने अंटार्कटिका की अपनी यात्रा के दौरान किस रहस्य को जाना। The रहस्य is that कि the author on his trip to Antarctica saw the beauty of balance on our planet and realized that everything in the world is interconnected। यानी कि उस अंटार्कटिका में दुनिया की, पृथ्वी की सुंदरता को देखा और उसने ये देखा कि इस प्लेनेट पे जो भी चीज है, एक छोटी से छोटी वस्तु, उसका आपस में कनेक्शन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंस। तो फाइटोप्लैंक्टन है क्या, इसकी इंपॉर्टेंस क्या, एक तरीके से तो ये जो है ये एक क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि कहाँ पे रहता है, साउथर्न ओशियन के बिल्कुल डेप्थ में रहता है, ठीक है, बिल्कुल सतह पे, बिल्कुल नीचे में रहता है। और ये इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस है ये कि समुद्र की जो छोटी छोटी काई होती है इसको खत्म करता रहता है जिससे समुद्र प्रदूषित नहीं होता है, ठीक है। सेकंड हो गया। थर्ड की बात करते हैं। व्हाई हैज द ऑथर कॉल्ड हर जर्नी एज जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ। यानी कि यहाँ पे जो ऑथर है, लेखिका है, उसने ये क्यों कहा है कि ये जो पृथ्वी की यात्रा है उसकी ये अंत तक की यात्रा है। क्यों कहा है? बिकॉज ऑफ दैट ही इज क्रॉसेस 9 टाइम जोन्स, उसने 9 जोन्स पार किए थे, 6 चेक पॉइंट्स पार किए थे,
थ्री वाटर बॉडीज पार की थी एंड मैनी एस्कोफियर्स इकोस्फियर्स एंड टू रीच देयर, यानी कि बहुत सारे पर्यावरणीय स्थिति थी उसे गुजरना पड़ा था, इसीलिए उसने कहा कि ये मेरी जर्नी जो है वो एक पृथ्वी के अंत तक की यात्रा को दर्शाता है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन इज हियर कि व्हाट इज द क्लाइमेट लाइक इन अंटार्कटिका, यानी कि अंटार्कटिका में क्लाइमेट कैसा था? दैट इज कोल्डेस्ट, ऑल्सो ड्राइस्ट, ऑल्सो एरी, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव, यानी कि वो बहुत ही धूल भरा हुआ था। ठीक है, कोल्डेस्ट मतलब कि ठंडा था बेसिकली, बहुत ही ठंडा भी था और शुष्क था, बहुत ही तेज से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। धूल तो वो हो जाता है ड्राई, वो क्या ड्राइएस्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ड्राइएस्ट का मतलब है शुष्क बेसिकली। ठीक है ना, यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि क्लाइमेट कैसा है अंटार्कटिका? दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है भाई, तो आठवें क्वेश्चन का आपके दोनों पार्ट मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिए। ठीक है, मिस्टर डायलम वाला भी पार्ट समझ गए और जर्नी टू एंड ऑफ द अर्थ वाला भी पार्ट आप समझ गए। ठीक है, अगर आप सभी को अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, जिसने कर दिया उसके लिए थैंक यू, जिसने नहीं किया तो वो भी कर दीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ टू स्टेप। सबसे पहले 9.1 को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was beginning of their liberation from fear of the British. The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. ठीक है, cooperation basically with helped them regular to crowd. He was polite and friendly. He was giving them concert proof that their might hit thought trade and uh, unquestioned could be challenged by Indians. The government was baffled. The इस तरीके से दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, बाकी का लेकिन मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये है कि उन्होंने केवल ये सुना था कि महात्मा गांधी जी उनकी मदद करना चाहते हैं। अधिकारी इससे परेशान थे, हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अदालत के आसपास घूम रहे थे। अंग्रेजों को इस बात का डर लग रहा था कि कहीं हमें इन्हें आजादी न देनी पड़ जाए। अधिकारियों ने गांधी के सहयोग के बिना अपने आप को पावरलेस महसूस किया। उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं कर पाए। वह विनम्र और मिलनसार थे। कौन? गांधी जी। वह इस बात को ठोस सबूत दे रहे थे कि उनकी ताकत, उनकी जो ताकत है वो बहुत ही भयानक है, निर्विवाद है और भारत जो लोग है, भारतीय लोग जो है वो अंग्रेजों को भगा कर ही रहेंगे। सरकार काफी हैरान हो गई। अब यही बात यहाँ पे आ जाती है, बाकी कुछ एक दो बातें वो देख लेना। क्वेश्चन की हम बात करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। अब ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का। ठीक है, एक एक नंबर के 6 एमसीक्यू होंगे। तो व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ शेरशाह इन द चंपारण, यानी कि जो किसान थे, ठीक है ना, किसान थे बेसिकली। किसान कौन से? जो बड़े बड़े किसान थे, इनकी क्या मुख्य समस्या थी बटाईदार के तरीके। The land was divided into large states that were owned by Englishmen, यानी कि वो जो भूमि थी, भूमि की बड़ी बड़ी संपदा में विभाजित कर दिया गया जिस पर अंग्रेजों का स्वामित्व था। The chief commercial crop was indigo, यानी कि मुख्य व्यवसाय अभी के टाइम पे अंग्रेजों ने क्या बना दिया था? नील बना दिया था। The landlord forced all the trends to plant 15% of their holdings with indigo and surrender to entire indigo harvest and rent. This was done by long term contract. एक तरीके से नील की खेती अंग्रेजों ने बहुत ही ज्यादा जरूरी कर दी। जमींदारों ने सभी काश्तकारों को, जो भी ये बटाईदार हुआ करते थे, छोटे छोटे किसान होते थे, इनको मजबूर किया कि वे कम से कम 15% नील के साथ अपनी खेती करें और नील की जो पूरी की पूरी फसल है उसे कि जो लैंडलॉर्ड है, यानी कि जो जमीन तुमने ले रखी है, उसके किराए के रूप में अंग्रेजों के लिए छोड़ दिया जाए। ये कोई एक दो दिन का काम नहीं था, ये कई सालों की अंग्रेजों की चाल थी जो कि अब जाके सफल हो पाई थी। तो ये जो चंपारण के किसान थे, बड़े बड़े बटाईदार, उनकी सबसे बड़ी समस्या थी नील वाली। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन याद रखना बच्चों, ये जो प्रश्न है 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, हाउ डिड गांधी जी रिएक्ट आफ्टर रिसीविंग समन टू अपीयर इन द कोर्ट दी नेक्स्ट डे, यानी कि उन्हें एक आदेश मिलता है। कैसा आदेश? कि भाई तुम्हें ना गांधी जी को वहां पे कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। तो अगले ही दिन अदालत में जाने के लिए गांधी जी को ये जो आदेश मिला, उन्होंने उसके प्रति क्या अपना रवैया दिया, ठीक है, क्या उनका रिएक्शन था। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों याद रखें, आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। क्या? गांधी जी रिसीव्ड अ समन टू अपीयर इन द कोर्ट बट डिसअवॉइड द ऑर्डर, उन्होंने इसका पालन नहीं किया। ही रिमेन्ड अवेक ऑल नाइट,
यानी कि गांधी जी यहाँ पे कहते हैं कि वो रात भर जागे। ही टेलीग्राफ्ट राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार। उन्होंने टेलीग्राफ के द्वारा राजेंद्र प्रसाद को बिहार में बुलाया विद इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स, अपने इन्फ्लुएंसर दोस्तों के साथ में। ही सेंट इंस्ट्रक्शन टू दी आश्रम, उन्होंने आश्रम को इंस्ट्रक्शन दिए। ही वांटेड अ फुल रिपोर्ट टू दी विक्ट्री, एक तरीके से। तो उन्होंने क्या किया था, एक पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार की थी इस बारे में और आश्रम को निर्देशन दिए थे, और जो राजेंद्र प्रसाद जी थे इनको बुला लिया था। ठीक है, तो रिएक्शन बेसिकली आपको लिखना कितना है कि उन्होंने डिसअवॉइड किया, उसके अलावा इन्होंने अपने काम जारी रखे। ठीक है, बस इतना। एंड दी अब आते हैं एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज हियर, द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस। तो ऑफिशियल जो थे वो पावरलेस क्यों थे? बिकॉज ऑफ दैट द क्राउड वाज लिसनिंग ओनली टू गांधी। बिकॉज ऑफ दैट वो केवल केवल गांधी जी को सुन रही थी, वो जो भीड़ थी। ठीक है, दी डेमोन्स्ट्रेशन प्रूव्ड दैट, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन का यहाँ पे मतलब होता है प्रदर्शन, विरोध। तो इसने क्या साबित किया? दैट पुलिस ऑफ ब्रिटिश हैड फेल्ड, यानी कि जो पुलिस है वो ब्रिटिश की अब यहाँ पे हो चुकी है फेल्ड। दैट्स ऑल। ठीक है, डी राइट है। नाउ फिफ्थ इज हियर, व्हिच स्टाइल फ्रॉम दोस गिवन बिलो इज बीइंग यूज्ड बाय ऑथर व्हेन ही से appreciately the authorities wish to consult their superiors। तो यहाँ पे किस स्टाइल को उपयोग किया गया है? दैट इज सार्कास्टिक, यानी कि व्यंग्यात्मक को उपयोग किया गया है। ठीक है। सिक्स्थ, द आउटकम ऑफ गांधीज द मीटिंग विद द ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन वाज दैट। क्या वहां पे उनकी इंक्वायरी कमीशन की यहाँ पे बात रही? क्या उनका पूरा का पूरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिणाम निकला? तो परिणाम ये निकला कि द कंपनसेशन ऑफ 25% वाज सेट, यानी कि नील की खेती का 25% कंपनसेशन सेट हुआ गांधी जी की उस मीटिंग से। ठीक है, तो टोटल 6 क्वेश्चन थे आपके गांधी जी के चैप्टर से, इंडिगो वाले से, जो कि मैंने आपको बता दिया। और याद रखना, सिर्फ टॉपर्स के साथ में चंपारण में क्या हुआ ये 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, और गांधी जी का क्या रिएक्शन था जो सम्मन था कोर्ट का उसके ऊपर, तो ये भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है, याद रखना। ठीक है भाई, ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 के हम पार्ट बी की बात करें। ठीक है, तो पार्ट बी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हम इसे पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। You saw Subbu always with the boss, but the attendance roles. He was grouped under the department called the story department, comprising a lawyer and the assembly of writers and poets. Basically यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अपने अब्बू को हमेशा दी बॉस के साथ देखा जाता था, लेकिन अटेंडेंस रोल्स में उन्हें कहानी विभाग नामक एक विभाग के तहत समेकित कर लिया गया था। ठीक है, जिसमें एक वकील था, कुछ लेखक थे, कुछ कवि भी शामिल हुआ करते थे। ओके, the lawyer was also officials known as the legal advisor, but everybody referred to him as the opposite। यानी कि वकील को एक तरीके से आधिकारिक तौर पे कानूनी सलाहकार के रूप में हम जानते हैं, लेकिन हर कोई उसके विपरीत, उसके विरुद्ध कार्य कर रहा था। An extremely talented actors who has also extremely temperamental, एक second, temperamental on once blow over the over on the set, यानी कि एक बेहद प्रतिभाशाली अभिनेता अभिनेत्री जो बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी, एक बार सेट पर पलट ही गई थी। ठीक है, while everyone stood stunned, the lawyer quietly switched on the recording equipment. When the actors paused for breath, the lawyer said to her, "1 minute, please," and play back the recording. There was nothing incriminating or about the actors trade against the producer। सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रोड्यूसर और अभिनेता की बात की जा रही है। ठीक है ना, एक मिनट रुकिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन की हम बात करेंगे पोइट्स एंड पेनिकेश। ठीक है, पोइट एंड पेनिकेश, इसके संबंध में आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज हियर फर्स्ट, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब मेकअप रूम ऑफ जिम, जो स्टूडियो था बेसिकली। ठीक है, जेमिनी का स्टूडियो, यहाँ पे मेकअप रूम का लेखक ने कैसे वर्णन किया है? The वर्णन is here, the makeup room at Gemini Studios was dimly light, यानी कि डिम लाइट थी, काफी कम लाइट थी, एक तरीके से जो होती है ना रोमांटिक लाइट, उस तरीके से। It also had lights, large mirrors and all angles। ठीक है, एक तरीके से मेकअप रूम में हर एक कोण पर, यानी कि हम कह सकते हैं चारों के चारों कोनों पर थोड़ी थोड़ी डिम डिम लाइट होती थी, बहुत बड़े बड़े दर्पण शीशे लगे हुए थे। The makeup artist had to face bright light and intense heat there, यानी कि जो मेकअप आर्टिस्ट थे वो रोशनी को
रोशनी और तेज गर्मी का उन्हें सामना करना पड़ रहा था जब वो अपने साइड के लिए जाना चाहते थे। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गॉड दैट फेल्ड? द गॉड दैट फेल्ड, इसका क्या मीनिंग है? यानी कि परमेश्वर वो भी विफल हो गया था, इसका क्या मतलब है? द गॉड दैट फेल्ड रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ essays by six eminent literacy figures about their journey into commission and discouragement. दैट मीन्स यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया कि द जो वह परमेश्वर जो विफल हो गया, वो यहाँ पे ये दर्शाता है कि मोहभंग में उनकी यात्रा, साम्यवाद और मोहभंग के संबंध में उनकी जो यात्रा थी, उसमें 6 प्रतिष्ठित जो साहित्यकार थे, उनके निबंधों को संदर्भित किया गया, संग्रह किया गया। स्टीफन स्पेंडर वाज वन ऑफ द ऑथर्स, जिसमें से स्टीफन स्पेंडर एक थे। एमसीक्यू, अच्छा एक क्वेश्चन और है। What does it seems like the author is doing nothing in the studio? ऐसा क्यों लगता है कि ऑथर उस स्टूडियो में कुछ नहीं कर रहा था? Because of that, the writer's job was to cut and file newspaper clippings, क्योंकि ऑथर का काम केवल था न्यूज़पेपर और फाइल्स की कटिंग को करना। To other employees, it looked like he was tearing up newspaper which they said not worthy to the job. लोगों को ये लगता था केवल पेपर फाड़ना, इसकी कटिंग करना, मैगजीन कटिंग करना, ये कोई काम नहीं है, ये तो बस खाली बैठे हो गए इतने। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे कही गई हैं। नाउ क्वेश्चन फोर्थ इज हियर, द बॉय इन द मेकअप रूम वाज जेलस ऑफ whom? किससे जलता वो बंदा? सुब्बू सक्सेस एंड क्लोजनेस टू द बॉस, वो बॉस के क्लोज होने से और सुब्बू के सक्सेस से वो बंदा जलता है। Why was Subbu called multi-faceted genius? Because of that ability to create and manage things. उसे multi-faceted genius क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि वो बहुत सारे जो थिंग्स है उसको मैनेज कर सकता है, बहुत सारी एबिलिटीज को क्रिएट कर सकता है। ठीक है, दी पैरास डिफ्टी एच्ड तो द सुब्बू, यानी कि डिफ्टी एच्ड पैरा है, दैट मीन्स यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दूसरों के साथ में एक तरीके से हम कहते हैं चतुराई से बात करना। ठीक है, चतुराई होना, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है सुब्बू वाज स्किलफुल इन क्रिएटिंग दी कैरेक्टर्स, वो स्किलफुल है किस संबंध में? क्रिएट, जो कैरेक्टर्स उनको क्रिएट करने में। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9 के आपके ये दोनों के दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए। द वन इज गांधी जी के बारे में, ठीक है, द वन इज अनदर। ओके बच्चों, देखिए अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूं, समझ से चलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, 40 से 50 वर्डों में लिखना है, 2-2 नंबर के 5 प्रश्न। पहला क्वेश्चन, व्हाई डिड सोफी नॉट वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी? क्यों नहीं चाहती है सोफी जेंसी को ये बताना कि डैनी के साथ की स्टोरी क्या है? बिकॉज ऑफ दैट सोफी डिड नॉट वांट दैट जेनी शुड नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी बिकॉज शी वाज अफेयर्ड दैट जेंसी, ठीक है, वो जेंसी से डरती है, वुड टेल अबाउट द स्टोरी टू द होल नेबरहुड, वो उसके पड़ोसियों को डैनी के बारे में बता देगी। शी फियर्ड that her father might get to hear and would create a row, यानी कि अगर इसके पापा को पता चला उसके लिए एक बहुत ही बड़ी दीवार खड़ी कर देंगे और इसका आना जाना बंद हो जाएगा। जैसे नॉर्मली होता है कि किसी के प्यार के बारे में माता पिता को पता चलता है तो उसके लिए एक बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं, वही चीज यहाँ पे होती है। ठीक है, तो इसलिए वो नहीं चाहती है सोफी कि जेंसी को डैनी के बारे में पता चले। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई हैड एम हेमल पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, यानी कि उसने संडे के जो कपड़े थे वो उस दिन क्यों पहने थे? ठीक है, एक सेकेंड, द क्वेश्चन, इसका मीनिंग है कि एम हेमल ने रविवार के दिन अच्छे कपड़े क्यों पहने थे? बिकॉज ऑफ दैट आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड कम, जब बर्लिन से ऑर्डर आता है, दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स एंड नॉट फ्रेंच। ठीक है, यानी कि अब जर्मनी स्कूल्स में केवल केवल जर्मनी ही पढ़ी जाएगी, अब फ्रेंच नहीं पढ़ी जाएगी। एम एम एल न्यू दैट इट वाज द लास्ट लेसन, लास्ट फ्रेंच लेसन, अब क्योंकि एम एम एल को पता था फ्रेंच लैंग्वेज में अब ये हमारा लास्ट लेसन होने वाला है। It was honor of the last lesson that he had put on his fine Sunday clothes which he put on inspection and prize distribution day, क्योंकि आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे, इंस्पेक्शन, अनदर इंपॉर्टेंट डे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डे आज था, बेशक से संडे था, लेकिन इसीलिए उन्होंने इन कपड़ों को पहना था जो कि मेनली वो किसी बड़े स्कूल फंक्शंस पे पहना करते थे। आज भी उनके लिए बड़ा ही फंक्शन था क्योंकि वो फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट लेसन पढ़ाने वाले। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज हियर कि एक सेकंड, हाँ, व्हाट डू यू थिंक Aunt Jennifer's created animals that are so different from her own character, यानी कि
आंट जेनिफर जो कैरेक्टर्स को वहां पे बनाती है सुई धागे से, वुलन से, वो उसके कैरेक्टर से अलग हैं। What might the poet be suggesting through this difference? Explain context Aunt Jennifer's tigers। तो क्या यहाँ पे दर्शाना चाहता है? कौन सा लिखेंगे? Aunt Jennifer is a vulnerable and fearful individual who has been shifted by the constraints of marriage her whole life। एक तरीके से यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आंट जेनिफर जो थी वो काफी कमजोर और डरी हुई, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि महिला टाइप में थी, जो अपने पूरे जीवन में शादी की बाधाओं से घिरी हुई थी। ठीक है। द एनिमल्स इज मेकिंग इन हर पैनल्स आर वेरी डिफरेंट। जो पैनल से एनिमल्स को बनाती थी वो उसके कैरेक्टर से डिफरेंट थे। शी इज ब्रेव एंड नॉट अफेयर्ड ऑफ मैन। वो ऐसे जानवरों को बनाती थी जो ताकतवर होते थे, ठीक है, जो किसी से आदमियों तक से भी नहीं डरते थे। दे आर सिंबल्स ऑफ पावर। वो जो उसने बनाए हैं ऐसे कार्टून जो एनिमल्स पैनल्स के द्वारा, वो सिंबल्स हैं पावर के, वो सिंबल्स हैं फिर किसेस के, वो सिंबल्स हैं ब्यूटी के। ठीक है। दी रिप्रेजेंटेड आंट जेनिफर सरप्राइज्ड डिजायर टू बी बोल्ड एंड फियरलेस। यानी कि वो आंट जेनिफर के अंदर की जो बातें हैं उसको यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। द पोएट wants to emphasize the spirit and desire of freedom which is innate in all human beings। पोएट ये चाहता है कि उस महिला को भी आजादी मिले जो कि बाकी लोगों को मिली हुई है। दैट इज इनिशिएट इन ऑल ह्यूमन बींग्स, जो कि एक मानवीय एक जो प्रकृति है उसको दर्शाता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये चीज है क्यों बनाता है, क्यों, उसके बारे में। नाउ अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डी की। डी दिया हुआ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हाई एक्सप्रेशन thumbprints on his wide pipes। मतलब क्या सर? मतलब ये है कि उसकी श्वास नली पर अंगूठे का निशान था। इसका क्या मतलब? ठीक है, तो क्या मतलब है भाई इसका? द मीनिंग ऑफ हिज हेयर दैट the thumbprints on their trach is an expression used by celebration because they often feel that they have been hunted drawn through interviews। एक तरीके से यहाँ पे ये कहा जाता है श्वास नली पर उसके अंगूठे का निशान एक तरीके से मशहूर हस्तियों के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाली अभिव्यक्ति होती है जो ज्यादातर लोग किया करते थे, क्योंकि उन्हें अक्सर ऐसा लगता है कि जो भी उनका इंटरव्यू होने वाला है, साक्षात्कार होने वाला है, उसमें कहीं उनका शिकार ना हो जाए एक तरीके से। ठीक है। Saul Blow was interviewed on several occasions, but he always felt uncomfortable during the interview and described the interview as a thumbprints on his fracture। यानी कि ये जो बंदा था शाउल बोलो, ये इसको कई मौकों पर इंटरव्यू देना हुआ, ठीक है, लेकिन उससे इंटरव्यू से बहुत ज्यादा डर लगता था। ये हमेशा इंटरव्यू के एक तरीके से जब भी जाता था तो श्वास नहीं पे अपना अंगूठी रख लिया करता था, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस वन, दैट इज एक तरीके से ये जो है ना, अकॉर्डिंग टू हिम द इंटरव्यू वाज एन अटैक ऑन हिज पर्सन। वो एक तरीके से इंटरव्यूअर जो रहेगा, ठीक है, वो उस इंटरव्यू में उसके ऊपर हमला करने वाला था एक तरीके से। ठीक है। Interviewers create so much tensions and pressure that the person who is being interviewed suffocates and thus feels as if the interviewer has put his thumbprints on his WhatsApp। यानी कि ये मानता है कि जो इंटरव्यूअर होता है, इंटरव्यू लेने वाला एचआर मैनेजर जो भी होता है, वो हम पे एक तरीके से टेंशन वाला माहौल क्रिएट कर देता है कि कहीं सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जो भी है उसकी वजह से हम लोग जो है काफी घबराने लगते हैं। और खास करके ये जो सोलो है ना, ये क्या नाम है, साउल बाबू, ये ज्यादा साउल बोलो, ये ज्यादा ही डर जाता है। ये चीजें हैं इसमें। ठीक है भाई, डी समझ में आ गया। बात करेंगे ई वाले पार्ट की। Why is poet's mother compared to the late winter moon? सिंपल सा है, आप सभी को आता भी होगा, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि जो उसकी माँ होती है, कवित्री की माँ, उसकी तुलना सर्दियों में जो देरी से चांद निकलता है उससे क्यों गई है, क्यों तुलना की गई? बिकॉज ऑफ दैट द पोएट्स मदर हैज बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून बिकॉज winter like old days is a time of inactivity। winter reminds us about the approaching end of the year। similarity, old age reminds about the approaching end of human's life। यानी कि देखिए, फर्स्ट जो मदर है इसकी तुलना वो जो सर्दी के देरी वाले चांद से निकलने से इसलिए की है क्योंकि जिस तरीके से सर्दी जो है, बिकॉज विंटर लाइक ओल्ड एज, जैसे सर्दी है उसी तरीके से बूढ़ापन होता है, ओल्ड एज होती है। इज अ टाइम ऑफ इनएक्टिविटी, सर्दी में हम किसी एक्टिविटी को ज्यादा कर नहीं पाते, उसी तरीके से ओल्ड एज में हम एक्टिविटीज को नहीं कर पाते।
विंटर रिमाइंड्स अबाउट द अप्रोचिंग एंड ऑफ द ईयर, यानी कि विंटर में ये बताता है कि इस ईयर का एंड होने वाला है। सिमिलरिटी यही बात है ओल्ड एज में कि ओल्ड एज रिमाइंड्स अबाउट द अप्रोचिंग एंड ऑफ द ह्यूमंस लाइफ, यानी कि ये डेथ को दर्शाता है कि अब ह्यूमन लाइफ का एंड होने वाला है। इन ओल्ड एज अ मैन ग्रोज पेल लाइक डेथ, जस्ट द मून इन लेट विंटर लुक्स पेल व्हाइट। एक तरीके से जिस तरीके से आदमी बूढ़ा होता चला जाता है और वो बूढ़े होते होते आदमी का जो चेहरा होता है वो कैसा होने लगता है, वो एक तरीके से होने लगता है पीला पड़ जाता है, जिस तरीके से चंद्रमा होता है हल्का सफेद दिखाई देता है उस तरीके। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई वो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ओके, अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बोल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस, उसने कैसे डगलस को स्विमर बनाया इंस्ट्रक्टर ने। आइए समझते हैं, लिखेंगे the instructor built a swimmer out of Douglas piece by piece। या यहाँ पे इस बेसिकली स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, पीस बाय पीस है कि एक स्टेप बाय स्टेप उसे बनाया, ठीक है, कई टुकड़ों में। फॉर 3 मंथ्स, तकरीबन 3 महीने के लिए ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रोप अटैच्ड टू हिज बेल्ट, यानी कि ये जो इंस्ट्रक्टर था इसने 3 महीने तक उसने उसे पानी में पानी बेल्ट से जुड़े रखे एक रस्सी से उसे ऊंचा रखा। डगलस प्रैक्टिस्ड मूविंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, डगलस पूल में आगे पीछे चलने का अभ्यास करता था। देन ही वाज थ्रू टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, देन राइज द नॉइज एंड इनहेल, यानी कि अब जो था आगे पीछे पहले वो डगलस पूल में चलता रहता था, ठीक है, प्रैक्टिस करता था। फिर उसने अपना चेहरा पानी में नीचे रखना शुरू किया, सांस लेना सांस छोड़ना उसने शुरू किया। एंड द लास्ट वन कि नेक्स्ट द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू किक विद हिज लेग्स, विद हिज लेग, यानी कि पानी में जब वो लेटे, पानी में जब वो जाए तो अपने पैर से पानी को वार करे, मारे उसे, ठीक है। फाइनली हिज लेग्स रिलैक्स्ड, और उसने कहा कि पैर चलाते हुए तुम्हें रिलैक्स करना है। एंड कुड कमांड ओवर देम, और उसे अपनी तरह से कमांड कीजिए, ठीक है ना। तो ये बातें यहाँ पे दर्शाई गई थी, ठीक है बच्चों। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 10 के आपको ये दोनों के दोनों पार्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 के ये आपके 6 क्वेश्चंस थे, और हर एक क्वेश्चन का आंसर जो आसान तरीके से हो सकता है वो मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा दिया। आई होप आप समझ गए। नाउ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। अब 11th में क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया हुआ है, दो क्वेश्चन है दो नंबर के, और ये है आपके बेसिकली जो दूसरी वाली किताब है स्नैपशॉट वाली, उससे क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड बामा फर्स्ट कम टू नो ऑफ द सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय पीपल ऑफ अ कम्युनिटी, यानी कि जो बामा थे उसे कैसे ये पता चलता है, क्या पता चलता है उसे कैसे कि, एक सेकेंड, यहाँ पे शायद क्वेश्चन नंबर 12, हाँ 11 ही है ना, 11th है। पहले यहाँ पे दो चीजें रह गई थी हमारी कि भामा जो थी, भामा को सबसे पहले ये कैसे पता चलता है कि उसके अपने समुदाय के लोगों के द्वारा ही सामाजिक भेदभाव किया जा रहा है, कैसे पता चलता है। यहाँ पे आंसर देखते हैं भाई कैसे पता चलता है। तो आंसर यहाँ पे ये है कि she saw an elder carrying a small packet by its string without touching it। क्या मतलब सर ये इसका, दोबारा पढ़िए। She saw an elder carrying a small packet by its string without touching it, यानी कि उसने एक बुजुर्ग को देखा जो कि एक छोटा सा ना पैकेट पकड़ा हुआ था, ठीक है, और वो भी किस कैसे ले रहा था, हाथ से नहीं ताल से लेके जा रहा था, ठीक है। The elder went straight to the landlord, उस जमींदार के सामने या फिर उस बड़े आदमी के सामने वो एकदम सीधा खड़ा हो जाता है। He bowed low and extended the packet towards him, यानी कि वो क्या करता है, झुककर पैकेट जो है उसकी ओर बढ़ा देता है, ठीक है। And the landlord, जमींदार, opened it the state eating, and वो क्या करता है, उसने देखा, और जैसे उसने देखा he started eating, उसने खाना शुरू कर दिया। She was amused to the incident, अब उसने जब बेसिकली ये जो क्या नाम है इसका, बामा, जब बाबा ने ये देखा यार ये बंदा ताल से एक पैकेट लेके आया, बड़े जमींदार इसके सामने आया, वो उसने खोला खाने लग गया। ऑन रीचिंग होम, जब वो घर गई, शी नरेटेड द इंसिडेंट टू हर एल्डर ब्रदर अन्नान, उसने अन्नान को ये अपने भाई को ये बात बताई, ठीक है। बट हर ब्रदर वाज नॉट अम्यूज्ड, यानी कि उसका भाई उससे खुश नहीं था। बिकॉज ऑफ दैट ही एक्सप्लेन, अनंत से समझाता है, द मैन वाज फ्रॉम लो कास्ट, जो लो कास्ट है, एंड द लैंडलॉर्ड वाज फ्रॉम द अपर कास्ट, यानी कि जाति भेदभाव को उसने बताया।
एवरीबडी बिलीव दैट दे वुड बी पॉल्यूटेड इफ दे आर टच्ड बाय द लो कास्ट पीपल। सभी मानते हैं अगर बड़े जाति के लोग छोटे जाति से टच हो जाते हैं तो वो बेसिकली शापित हो जाएंगे, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसी कुछ बातें उसने बताई अन्ना ने अपनी बहन को, किसको, सोफी को, सॉरी बामा को। ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नाउ थर्ड सेकंड क्वेश्चन इज हियर कि हाउ डिड महाराजा गेट मोर टाइगर्स टू किल व्हेन ही हैड किल्ड ऑल टाइगर्स इन हिज किंगडम। तो महाराजा जो था, महाराजा उसे और टाइगर्स कैसे मिले जब उसके पूरे किंगडम में टाइगर्स खत्म हो गए थे? बिकॉज ऑफ दैट लिफ्ट विद नो अदर अल्टरनेटिव्स, यानी कि उसे कोई अल्टरनेटिव नहीं मिला, तब उसने शादी करने की सोची। और कहां पे? एक रॉयल फैमिली में। लेकिन उसने शर्त रखी, क्या शर्त रखी? कि अगर वहां पर शेर यानी बाघ पाए जाएंगे तभी वो शादी करेगा। एंड he found this match, he first his 1 point program of meeting the tally of 100 tigers। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे ये बात कही। ठीक है, वो शादी कहाँ पे करेगा? वो शादी ऐसी जगह पे करेगा जहाँ पे उसे एक बहुत सारा टाइगर का बाग टाइप में मिल जाए, जहाँ पे वो मार सके, अपने टारगेट को पूरा कर सके। फाइनल से मिल भी जाता है, यही बात है। ठीक है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज मीडियम ऑफ एस्केप ऑफ फॉर चार्ली बिकॉज ऑफ दैट? क्या मीनिंग है भाई इसका? मीनिंग ये है कि क्या आपको लगता है कि जो थर्ड लेवल है ये चार्ली के भागने का माध्यम था? अगर लगता है तो क्यों? यस, I think that the third level was medium of escape of Charlie because life in the modern world is full of insecurity, fear, war, warriors and stress। वर्तमान का इतना ज्यादा इनसिक्योर है, डरा हुआ है, युद्धों वाला है, स्ट्रेस है, चिंता है, उदासीनता है। मैन हैज नो कंफर्ट देम ऑल द टाइम्स। ठीक है, आदमी को कभी भी आराम है ही नहीं। दी हैज रियलिटीज ऑफ लाइफ मेक लिविंग क्वाइट अनप्लीजेंट एंड इवन अनबिलीवेबल। यानी कि जो रियलिटी है इसकी वो एक तरीके से क्वाइट प्लीजेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक सेकेंड, शायद यहाँ पे मैं कुछ, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। द हर्श रियलिटी ऑफ लाइफ मेकिंग लिविंग क्वाइट अनप्लीजेंट एंड इवन अनबिलीवेबल। यानी कि बेसिकली जीवन की वास्तविकताएं जो होती हैं, रियलिटी जो होती है, वो काफी उसे अच्छी नहीं लग रही होती है और उसे काफी दुखी बता देती है, असहनीय बना देती है। ठीक है, तो ही वांट टू एस्केप इनटू अ विशफुल वर्ल्ड, इसीलिए वो अपनी बनाई हुई दुनिया में, इच्छा वाली दुनिया में जाना चाहता था। चार्ली टॉक्स टू हिज फिजिकारिस्ट फिजिस्ट फ्रेंड अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यानी कि वो जो थर्ड लेवल है वो बताता है वो कहाँ पे है? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे है। हिज फ्रेंड कॉल्स एट वॉकिंग ड्रीम with fulfillment। Charlie possesses an escapist tendency, even his stamp collecting is a temporary refuge from reality। यानी कि उनके दोस्त ने चलते फिरते सपनों की इच्छा पूर्ति कहा किसे? थर्ड लेवल को। चार्ली के पास में भागने की एक प्रवृत्ति है कि वो भागता है, यहाँ तक कि उनका डाक टिकट संग्रह भी वास्तविकता से अस्थायी आश्रय के रूप में। यहाँ पे कुछ कुछ ये बातें, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, ये वाला है ना। नाउ अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेयर, हाँ नहीं हो तो क्या, 11 के हमने सारे पार्ट कर लिए, ठीक है, ए बी सी हमने सारे ही कर लिए। वेल हमारे 40 टू अराउंड 50 मिनट्स के आसपास हो चुके हैं, लेकिन इसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन समझा दिया एंड आई होप यू वेल अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ समझ में आ रहा है। चलिए अब बारी आएगी 5-5 नंबर वाली क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन ये है सबसे पहला कि इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल? नॉट। एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल लोस्ट स्प्रिंग। दो क्वेश्चन एक साथ में तो लिखेंगे साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल बिकॉज इवन थ्रू he is paid more and given his meals but he is no longer his own master। यानी कि हालांकि उसे जो है वो पैसा थोड़ा ज्यादा मिलता हो, थोड़ा खाना मिल जाता हो, लेकिन वो अपना खुद का मालिक नहीं था, इसीलिए वो खुश नहीं था। द स्टील कंसिस्टर seemed to be heavier than a plastic bag। यानी कि उस वो जो पहले कचड़ा बीनता था, अब वो जो चाय की दुकान पे काम करता है, अब उसे ये चाय की केतली उस प्लास्टिक बैग से बहुत ज्यादा भारी लगती है। लेकिन हमारे लिए तो भाई प्लास्टिक की केतली बहुत हल्की है, लेकिन वो कहता है कि मेरे लिए वो कूड़े वाली जो बोरी थी ना वही अच्छी थी, ये अच्छी नहीं है मेरे लिए। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या क्या लोस्ट स्प्रिंग टाइटल के? देयर इज मैनी।
स्प्रिंग इज अ सीजन ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड होप, यानी कि स्प्रिंग जो है ये एक नएपन का, ठीक है, एक नई आशा का होता है, नई आशा का समय होता है, ठीक है। इट सिंबलाइज लाइफ, ये हमारे जीवन को दर्शाता है, अच्छे जीवन को। बट अनफॉर्चुनेटली मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन आवर कंट्री वेस्ट देयर चाइल्डहुड इन रैग पिकिंग एंड अदर हैजार्ड्स इंडस्ट्रीज। इन सभी के बावजूद, यानी कि नॉर्मली जो लोस्ट स्प्रिंग है, स्प्रिंग इज द सीजन किसका है, ऑप्टिमिज्म, होप, सिंबलाइज लाइफ का, ठीक है ना, सिंबल है लाइफ है, यानी कि हमारी खुशी का, हमारी आशा का, हमारी जिंदगी का बहुत ही अहम पल होते हैं। लेकिन इसी के विपरीत कुछ लोग ऐसे हैं, मेनली जो बच्चे हैं, वो कंट्री साइड वेस्ट कर रहे हैं अपने चाइल्डहुड को, किस में, कूड़े बीनने में, अन्य जो खतरनाक इंडस्ट्रीज है उसमें काम करने में, ठीक है। जो जॉय ऑफ चाइल्डहुड, जो बचपन की खुशी होती है, वो खो देते हैं। दी विब्रेश ऑफ स्प्रिंग इन लोस्ट ईदर इन द गार्बेज और इन डिजी सेल्स विद फ्रांसिस, यानी कि वो अपने बचपन को सुख को तो प्राप्त कर ही नहीं पाते, साथ ही वो कूड़े से भरी जो जगह होती है उससे बहुत सारी बीमारियां लेके आते हैं, एंड गार्बेज में उनके जो सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस कंडेम दीज चिल्ड्रन टू लाइफ ऑफ एक्सप्लेशन, यानी कि ये जो गरीबी है, ठीक है, गरीबी प्लस में जो जाति प्रथाएं चली आ रही हैं, इसकी वजह से वर्तमान में जो बच्चे हैं उनका चाइल्डहुड पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है, उनकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है, ठीक है। दे सी वेरी लिटिल होप ऑफ escaping from their improved लाइफ और मिजरी एंड deprivation, यानी कि वो एक तरीके से मानते हैं कि उनके लिए कोई आशा ही नहीं है कि वो अपनी इस दुखी और अपनी इस अंतहीन अंधेरी दुनिया से निकल पाए। Moreover, years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनकी ड्रीम को खत्म करते हैं और कहते हैं कि तुम इसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकते हो। There are entangled in the sprite that moves from poverty to apathy, greed and injustice, greed and to injustice। ये चीजें कि एक तरीके से सांप का जो रास्ता वो चलते चलते बना देते हैं, तो वैसा ही है कि अन्याय की ओर ये बढ़ते चले जाते हैं लोग, गरीबी में, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई बताई जा रही है, ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको लोस्ट स्प्रिंग के क्या क्या सिग्निफिकेंस है और साहिब क्यों हैप्पी नहीं था। नाउ सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ द स्टोरी द रेड ट्रैप शो दैट बेसिक ह्यूमन गुडनेस कैन बी ब्राउट आउट बाय अंडरस्टैंडिंग एंड लव। आइए समझते हैं क्या बताया गया। पहले तो आप क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। मीनिंग यहाँ पे ये है कि जो द रेड ट्रिप कहानी है, ये प्यार की और समझ की बुनियादी मानवीय इच्छा जो है, मानवीय शक्ति, उसको दर्शाता है। कैसे? दिस स्टोरी रेड ट्रैप हाईलाइट्स द फैक्ट दैट compassion and concern can awaken the essential goodness in a man। एक तरीके से ये जो दी रेड ट्रिप स्टोरी है, ये दर्शाती है, इस तत्व पे प्रकाश डालती है कि करुणा, चिंता, ये बहुत ही जरूरी है एक मनुष्य के लिए। Like a peddler, the peddler who had been resorting to begging and thievery or at all time, never bothered to clear his identity before the Iron Master too. But Adela gave him royal treatment, served him delicious super, gifted her father's dress to him। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे ये है कि अ, ये जो डायरेक्टर कहानी का बंदा था, पेडलर, पेडलर, ठीक है ना, ये दानी बेचने वाला, ये हर समय भीख मांगता था, ये हर समय चोरी करता था, ठीक है। कभी भी इसने कोई अपनी जो पहचान थी चोरी के मामले में कहीं पे नहीं छोड़ी, ठीक है, और ये लोगों को बेवकूफ बना दिया करता था। लेकिन एडला ने उसे जिस रूप में वो था वैसे ही स्वीकार किया, उसे अच्छा खाना दिया, इवन उसे अपने पिता की जो पोशाक थी, कपड़ा था, वो पहनने के लिए दिया। दिस काइंड ऑफ unconditional love and compassion from Adela made him realize his mistake। क्या कौन? Adler, and further he confessed his guilt to, यानी कि बिना किसी शर्त के जब एडलर ने पेडलर के लिए इतना प्यार दिखाया ना करुणा दिखाई, तब जो बेसिकली पेडलर था उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने आप को अपराध मानते हुए आगे क्या करता है, सुनिए आगे। दिस वे सी मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन हिज लाइफ, उसने उसकी लाइफ में एडला ने बहुत ज्यादा चेंजेस इस तरीके से उसी व्यवहार ने कर दिए। एंड ही गॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मच बेटर पर्सन,
और एक चोर वाले पैडलर से अब वो एक अच्छा इंसान बनने की तरफ चलने लगा। ही लेफ्ट द स्टोलन मनी, जो पैसे उसने चुराया वहीं छोड़ दिया। इवन उसने एक अच्छा सा लेटर लिखा, उस लेटर में गिफ्ट था एडला के लिए, कुछ बातें थी और उस बातों में ये भी लिखा था कि तुम्हारी वजह से आज मैं एक चोर पैडलर से अच्छा इंसान बनने की ओर जा रहा हूं, भविष्य में रहा तो फिर से तुमसे मुलाकात जरूर होगी, थैंक यू। ये बातें उसने लिखी थी, ठीक है ना। तो पैडला और एडलर की ये जो मुलाकात थी उसको हमें यहाँ पे दर्शाना था, ठीक है। तो आयुब आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। नो स्प्रिंग का टाइटल एंड द राइटर के बाद, ओके। नाउ अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड यहाँ पे दिया हुआ है कि डू यू थिंक बीइंग ह्यूमन इज द ग्रेटेस्ट वर्चुअल एंड ट्रीटिंग एन एनिमी इज नॉट साइन, एक्सप्लेन टेकिंग रेफरेंस ऑफ द एनिमी। मतलब क्या है सर इसका मतलब इज हियर कि आपको क्या लगता है कि इंसान होना सबसे बड़ा पुण्य है और दुश्मन का इलाज करना भी जरूरी है, क्या आप इसको मानते हैं? आइए समझते हैं। मतलब क्या सिंपल सा कि जैसे कोई एक बंदा है उसके लिए ह्यूमन होना जरूरी है, एक मानवीय है, ठीक है, लेकिन इसके द्वारा आप अपने देश के जो दुश्मन है उसका ट्रीटमेंट करें, क्या ये गलत है या नहीं? अपने हिसाब से आपको बताना है इस स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो हम कहेंगे आई एग्रीड विद दिस स्टेटमेंट। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर में, आई एग्री विद द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दी गई है मैं उससे एग्री करता हूँ। रीजन बीइंग व्हाटएवर, यानी कि हम जो भी हैं, चाहे हमारी नेशनलिटी कुछ भी हो, जेंडर कुछ भी हो, कलर कुछ भी हो, कास्ट कुछ भी हो, सबसे पहले हम क्या है, एक ह्यूमन है। तो ह्यूमन होने के नाते डॉक्टर सदाव ने जो मदद की है उसकी, ये ठीक है। बीइंग एम्ब्रॉयड इन कॉन्फ्लिक्ट एंड कंट्रोवर्सीज इज द साइड प्रोडक्ट्स ऑफ इगोइज्म एंड आइडियोलॉजी। जब भी कोई संघर्ष होता है, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब भी कोई कंट्रोवर्सीज होती है, मतभेद होता है, विवाद होता है, डिबेट होता है, उस समय जो एक आइडियोलॉजी है, इगोइज्म है, वो एक प्रोडक्ट के रूप में हो जाता है, ठीक है। These exist because of difference in participation about any idea of issue, ठीक है। But our basic conscience is sensitive for others' suffering, as reflected very beautiful throughout the character Dr. Shadow in the uh, intriguing story The Enemy। इसके बारे में यहाँ पे कि जो कहानी यहाँ पे बात कही गई है वो एक्चुअल में बिल्कुल राइट है, ठीक है। और भी कुछ कुछ पार्ट है तो आप यहाँ से इजीली पढ़ लेना, ठीक है। ये आपका पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कि चिल्ड्रंस आर कीन ऑब्जर्व्स, they notice every happening in their surroundings, injustice in any form cannot escape being unnoticed by them, explain with their first memories of childhood। क्या मतलब है सर इसका? सर जी मतलब इसका ये है, बच्चे बहुत ही पर्यवेक्षक होते हैं, उनके आसपास में जो भी हो रहा होता है वो हर एक घटना को नोटिस करते हैं, वे किसी भी रूप में अन्याय उनके द्वारा नहीं हो, इसका किसी पर भी ध्यान नहीं जा सकता उनका, ठीक है ना। बचपन क्या है, और सब चाइल्डहुड, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सब क्या बातें आ जाती हैं ये समझते हैं। लिखेंगे even the slight even the slightest action of the elders in their immediate surroundings never go unnoticed by the children। that means कि ये कहना, यहाँ तक कि मैं अपने आसपास के परिवेश में बड़ों की थोड़ी सी भी कार्रवाई बच्चों के द्वारा ध्यान नहीं दी जाती, ऐसा देखा जाता है। दे डू नॉट रिक्लाइन विद देयर फेट बट बिकम रिबेल्स एंड व्हेन द फाइंड अ चांस, यानी कि वे अपने भाग्य से मेल नहीं खाते, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है वे विधेय हो जाते हैं। यानी कि देखो क्या होता है कि जब हम अपने आसपास के बड़े लोगों के आसपास में रहते हैं तो हम गलती नहीं करते, लेकिन जैसे में मौका मिलता है हम कुछ ना कुछ गलती जरूर करते हैं, ठीक है। इवन दे टेंड टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस, वो आवाज उठाते हैं अन्याय के खिलाफ, ठीक है। इट मे नॉट बियर फ्रूट इमीडिएटली लाइक इन कास्ट जिटक्लासा एंड बामा, but shown a seed of revelation, they become more sensitive, respective, and readily get an idea of any injustice done to them। That means कि जिटकला शाह और बामा ये दोनों ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, और जिटकला शाह और बामा के मामले में तो तुरंत इन्होंने फल नहीं मिला ना, लेकिन वे विद्रोही बने जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें जाना और उन्हें बहुत सारी बातों का पता चला, ठीक है। एंड देन इफ गॉट राइट ग्रूमिंग, अगर वो सही जाते हैं विद देयर करेज, अपनी भावना के साथ में, विल पावर, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, ग्रिट एंड फेट साइटनेस, दी सीड चिल्ड्रन ब्लूम। दैट मींस यहाँ पे ये बताया जा रहा है
कि ये जो जिटक्लास और वामाशी ये अन्याय के खिलाफ ये जो बातें कर रहे थे, लड़ रहे थे, अगर उन्हें सही परिवेश मिल जाता, उन्हें सही इच्छा शक्ति मिलती और सही लोग मिलते, सही रास्ता मिल जाता, तो वाकई में समाज में जो भेदभाव चल रहा था उनके साथ में, उनके एरिया में, उसके आसपास में, ये उनको खत्म कर सकते थे। ठीक है, इन बोथ द वेरियस मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड how depict our societies in different parts of world. Both the women belong to marginalized sections of their respective societies, suffer to lot but never give up. Being observant, they took calculated step education to bring themselves from the mess of ignorance and एक्रोटिस। यानी कि विभिन्न समाजों में ऐसा ये देखा जाता है, बहुत सारे समाज में जहाँ पे महिलाओं के साथ में बहुत अत्याचार किया जाता है और वो ज्यादातर जो बूढ़े लोग महिला पुरुष है वो करते हैं। ठीक है, इसीलिए अगर हमें इनसे खत्म करना है तो हमें जागरूक होना होगा। जिस मामले में जिटक्लास और बामा ने इसका विरोध किया, ऐसे ही हमें भी करना होगा। ये बातें यहाँ पे कही गई। ठीक है, तो आपका ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ यहां पर हमारा जो आज का ये वीडियो था बच्चों, ये हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्या जाना, हमने आपके जो इंग्लिश के पेपर का लिटरेचर वाला पार्ट था ये समझ लिया। रीडिंग और राइटिंग सेक्शन ऑलरेडी पार्ट 1 में समझाया हुआ है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे एक वीडियो हो जाएगी, वहां पे भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, मेनली जो है आप कहीं से भी देख सकते हैं बेसिकली। ठीक है, और अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो भाई आप बहुत सारी चीजों को मिस कर जाएंगे, लाइक हाउ टू राइट अ नोटिस एंड हाउ टू राइट अ लोस्ट एंड फाउंड। कई बच्चे कहेंगे सिर्फ लोस्ट फाउंड तो डिलीट है, बट ये डिलीट नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस टर्म 1 में जब ये आया हुआ है तो ये आपके टर्म 2 में यानी कि फाइनल में भी बोर्ड में पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 11th में एक चीज देखी कि उन्होंने भी क्या किया हुआ था कि एक एडवर्टीजमेंट दिया हुआ था नॉर्मली लिखने का। ठीक है, नॉर्मल जो होता है, लेकिन उन्होंने दिया है लोस्ट एंड फाउंड वाला भी। ठीक है, नोटिस टाइप में नहीं, उन्होंने लो क्या बोलते हैं उसको, सेल एंड परचेस वाला दिया। ठीक है, तो आपके अंदर आपसे लोस्ट एंड फाउंड वाला भी पूछेगा और नॉर्मली भी पूछेगा, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी मैंने आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझाई है, आपको कैसे कैसे क्या क्या लिखना होता है। अगर आप सभी को आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो जिसमें मैंने आपको जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो समझाए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है बच्चों, तो आपने करना क्या है, ज्यादा नहीं, इस वीडियो को जितना हो सके आप इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा और मोटिवेशन बढ़ेगा ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए। और साथ ही जितना हो सके उतना इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। आपसे मिलेंगे हम अगली यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।